हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आई टी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ये छठा लेक्चर करने वाले हैं जो डीआरडीओ एग्जाम के लिए हम ये कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप डीआरडीओ में फॉर्म अप्लाई किया है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपकी कोई भी ट्रेड हो, मैकेनिकल कोई भी ट्रेड हो, आप इस क्लास को देख सकते हैं। पूरा बहुत करिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इससे पहले हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने मार्किंग टूल के बारे में पढ़ाया था। तो आज का जो लेक्चर है हम स्क्रू थ्रेड के बारे में करने वाले हैं। स्क्रू थ्रेड के जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे हम सभी आज कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, किस स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है। तो दोस्तों जो जो कोई स्क्रू थ्रेड होता है उसकी जो लीड की गणना होती है तो उसकी जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो कौन सा होता है, पिच और स्टार्ट की संख्या होती है, पिच एवं गहराई होती है, या फिर 3 इंटू पिच होती है, या फिर गहराई इंटू स्टार्टों की संख्या होती है। तो दोस्तों जो कोई भी स्क्रू थ्रेड होता है उसमें जो पिच और स्टार्टों की संख्या होती है वही उसका सूत्र होता है। पिच होती है पिच और उसके साथ में स्टार्टों की संख्या। अगर दोस्तों आपको पिच क्या होता है, स्टार्टों की संख्या क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से थ्योरी क्लास लगाऊंगा, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो इसमें हम ओनली क्वेश्चन करेंगे जो कि एक रिवीजन क्लास रहेगी, जो कि 10 से 12 दिनों में डीआरडीओ का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना की संख्या जो सूत्र होती है वो क्या होती है, पिच और स्टार्टों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। जो बाहरी किस कोई भी दोस्तों थ्रेड होता है, स्क्रू थ्रेड होता है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो बाहरी आउटलाइन है, जो बाहरी पिच डायमीटर है, उसको चेक करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड की जो बाहरी डायमीटर होती है उसको चेक करने के लिए क्या लाया जाता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पे इसे घुमाने स्टैंड होता है और घुमाने के लिए यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो जो भी इसकी भारी डायमीटर होगी वह इसके द्वारा काउंट कर ली जाती है और उसका माप ले लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से ही स्क्रू थ्रेड की जो पिच का डायमीटर है, बाहरी पिच का डायमीटर है, वह माप लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड और पिच बराबर होते हैं। दोस्तों लीड और पिच किस में बराबर होते हैं, किसी भी स्टार्ट की चूड़ियों में बराबर होते हैं, डबल स्टार्ट की चूड़ियों में होते हैं, ट्रिपल स्टार्ट की चूड़ियों में, या सिंगल स्टार्ट की चूड़ियों में। तो दोस्तों कोई भी जो लीड और पिच होते हैं वह सिंगल स्टार्ट की चूड़ियों में बराबर होते हैं। कोई भी दोस्तों जो सिंगल जो इन 1 इंटू स्टार्ट, ये आपको याद रखना है, 1 लीड 1 स्टार्ट। तो यह 1 इजिकल टू 1, यह बराबर हो जाएगा। लीड और पिच हमेशा बराबर रहेंगे। अगर दोस्तों टू सॉरी पिच इंटू 2 स्टार्ट, अगर यह पूछ लिया जाए तो यह क्या होगा, 2 इंटू 1। तो ये डबल स्टार चूड़ियाँ होती हैं। जो जो 2 स्टार्ट होते हैं उनको हम डबल स्टार चूड़ियाँ बोलते हैं, जिसमें 3 स्टार्ट होते हैं उनको ट्रिपल स्टार चूड़ियाँ बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, लीड और पिच बराबर होते हैं। अगर लीड लीड और पिच दोनों अगर बराबर हो जाए तो वह कौन सा कहलाता है, सिंगल। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिलेंडर की अंदरूनी और बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं। कोई भी जो सिलेंडर होता है, कोई भी सिलेंड्रिकल आकार होता है, उसकी अंदरूनी और बाहरी सरफेस पर जो यूनिफॉर्म सेक्शन होता है और हेलिक्स एंगल, उसमें जो रिज बने हुए होते हैं उनको क्या कहलाता है। तो यही इसमें पूछा गया है, उसमें जो रिज बने हुए होते हैं उनको स्क्रू थ्रेड बोला जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल याद कर लेना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये डीआरडीओ के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण क्या होता है। दोस्तों जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप होता है उसकी जो चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं उसका थ्रेड का कोण कितना होता है वह आपको बताना है। जो उसकी चूड़ियों पर जो पाइप थ्रेड होते हैं स्टैंडर्ड बताना है उसको। तो स्टैंडर्ड कोड कोड जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप का कोण होता है वह 55 डिग्री होता है। तो 55 डिग्री का वह कोण उससे कटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी लॉजिक नहीं है, आपको सिंपल याद कर लेना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट की पाई जाती हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड की, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की, या फिर डबल स्टार्ट थ्रेड की, और प्रोसरी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चूड़ियाँ सिंगल स्टार्ट की भी पाई जाती हैं, डबल स्टार्ट की भी, ट्रिपल स्टार्ट की भी, और मल्टी स्टार्ट की भी। दो दोस्तों तीन, दो या दो से अधिक, या फिर तीन से अधिक जो स्टार्ट होते हैं
जो 3 स्टार होते हैं, सॉरी यहाँ पे पिच आएगा, उनको मल्टी स्टार थ्रेड बोला जाता है। तो ये तीनों चारों तरह की होती हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी तरह की ये पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडों ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? स्क्रू थ्रेड की जो दोनों साइडें होती हैं वह जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्रस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। मान लीजिए ये है कुछ इस तरीके से, ये जो ऐसे एंगल कटे हुए होते हैं, आप सिर्फ समझना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों जो इसमें पूछा गया है, जो दोनों साइड के ऊपर की होती हैं, जो बिल्कुल ये वाली एंगल जो बिल्कुल ऊपर होता है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको क्रस्ट बोला जाता है, इसको क्रस्ट बोला जाता है। दोनों साइड होती हैं, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, और सबसे नीचे वाली ये वाली साइड भी, जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको क्रस्ट बोला जाता है, इनको क्रस्ट बोला जाता है। तो जो स्क्रू थ्रेड की दोनों साइड है ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है वह पॉइंट क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। जो सबसे उभरे हुए हैं, एक बार मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोई मैंने स्क्रू थ्रेड बनाया है, तो ये जो ऊपर वाली साइड होती है, बिल्कुल ये वाली साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, इनको क्रस्ट बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। और दोस्तों इनकी जो नीचे वाली जो बॉटम बिल्कुल नीचे वाली ये वाली साइड होती है, इसको क्या बोला जाता है? जो सबसे नीचे वाली साइड होती है जो मिलती है पॉइंट पर, इसको क्या बोला जाता है? इसे रूट बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं इसे? रूट। तो सब अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियां बनी हुई होती हैं? तो दोस्तों किसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ियां बनी होती है? क्या वे चाबी पर बनी होती हैं, या फिर किसी नट पर बनी होती हैं, या फिर बोल्ट पर, या फिर किसी ब्रॉसर पर? तो दोस्तों जो हमारा बोल्ट होता है, उसके एक सिरे पर कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, सभी के घर में ये मिलता है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, यहाँ पे ऐसे चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। तो ये जो नट होता है, सॉरी दोस्तों, ये जो बोल्ट होता है, इसी को हम इसकी जो ऊपर का साइज है ये, इसे हम हेड बोलते हैं, इसे हेड बोला जाता है। और ये दूसरी साइड है, ये चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। तो किसके ऊपर कटी हुई होती हैं? बोल्ट के ऊपर। क्या बोलते हैं इसे? बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गोल आकार का पीस क्या होता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी हुई होती है तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा जो गोल आकार वाला पीस होता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं? तो ये आपको बताना है। तो वह कौन सा होता है? स्टड होता है। स्टड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे ऐसे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी गोलाकार रहेगा, ऊपर कोई भी इसका हेड नहीं रहेगा, ये भी गोलाकार रहेगा, और ये भी पूरा एक गोलाकार छड़ होती है। तो इस पे इधर की साइड चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, काफ़ी सारी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, और नीचे की साइड भी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, लेकिन जो बीच का गैप होता है उसको खाली रखा जाता है। तो वह कौन सा होता है? स्टड बोलते हैं उसे। स्टड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोल्ट का मैंने बताया था, बोल्ट का एक साइड हेड रहेगा और दूसरी साइड चूड़ियाँ कटी कटी हुई रहेंगी, लेकिन जो नट होता है वह गोलाकार का इस तरीके से छोटा सा नट होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अंदर की साइड चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। तो दोस्तों जो गोलाकार का पीस क्या कहलाता है? वह जिस पर दोनों साइड में ऊपर की साइड और नीचे की साइड चूड़ियाँ कटी रहती हैं लेकिन बीच में वह प्लेन रहता है, तो वह क्या होता है? स्टड होता है। इसमें दोनों साइड से हम नट को कस सकते हैं, यहाँ से भी नट को कर सकते हैं और यहाँ से भी नट को कस सकते हैं। तो ये स्टड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें हेड नहीं होता? स्क्रू में नहीं होता, बोल्ट में नहीं होता, स्टड में नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था स्टड हमारा पिछली क्लास में, सॉरी दोस्त, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था स्टड पे हेड नहीं होता। यहाँ पर भी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं और नीचे की साइड भी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, तो इसमें कोई भी हेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेन वॉशर का कार्य क्या है? नट को उचित सपोर्ट देना, फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना, जॉब को अच्छा प्रदर्शित करना, या फिर बड़े होल की क्लियरेंस को कवर करना?
तो दोस्तों जो प्लेन वॉशर होता है उसका क्या काम होता है, जो फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। जब हम किसी भी नट में जो किसी भी बोल्ट और नट को कसते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको अधिक क्षेत्रों में विभाजित करने का काम प्लेन वॉशर का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक वॉशर निम्न कारण में से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो लॉक वॉशर होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो लॉक वॉशर होता है उसका नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। इसके नाम से आप समझते हैं लॉक वॉशर। तो नट का जो नट को जब लॉक किया जाता है तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, लॉक वॉशर की हेल्प से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये बताना है। दोस्तों जब स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन से नट के ढीले होने की संभावना बनी होती है। मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई ऑटोमोबाइल कार कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वह गाड़ी जब रोड पे चलती है तो उसमें वाइब्रेशन कंपन होता है। तो कंपन की वजह से नट के ढीले होने की संभावना होती है। नट के ढीले होने से काफ़ी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जहाँ पे कंपनों के द्वारा नट के ढीले होने की संभावना होती है वहाँ पे स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्प्रिंग से वह स्प्रिंग ऊपर नीचे होकर वह नट को एकदम स्थिर बनाए रखती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग वॉशर का कहाँ पे करना है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनों द्वारा नट को ढीला होने की संभावना बनी रहती है, तो वहाँ पर हम स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट बोल्ट में प्रयुक्त थ्रेड होता है। दोस्तों जो नट बोल्ट में होता है, जो थ्रेड बने होते हैं वे कौन से होते हैं, वी थ्रेड होते हैं, नकल थ्रेड होते हैं, एक्मी थ्रेड होते हैं या फिर स्क्वायर थ्रेड होते हैं। जो हमारा नट बोल्ट होता है उसमें हमारे कौन से थ्रेड होते हैं, तो हमारे वी थ्रेड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों एक स्क्रू थ्रेड में जब अक्ष के समांतर कोई दूरी तय कहलाती है, जब वह एक चक्कर घुमाने पर इसकी जो एक दूरी तय कहलाती है वह क्या कहलाती है, मतलब दोस्तों वह उसकी लीड कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्क्रू थ्रेड में जब हम कोई भी एक चक्कर पूरा करते हैं वह उसकी समांतर दूरी हम जो तय करते हैं तो वह क्या कहलाती है, वह लीड कहलाती है, थ्रेड की लीड कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्लॉट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करना है, तो उसके लिए लीड को कितने से भाग देना होगा। तो दोस्तों जब हम मैंने अभी बताया था, जब 3 स्लॉट वाली लीड के लिए पिच ज्ञात करना है तो उसके लिए तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पहले तो याद रखना है फॉर्मूला क्या बताया था, पिच इंटू 3 स्टार्ट। क्योंकि इसमें 3 स्टार्ट बोला गया है इसलिए हम 3 स्टार्ट का ही करेंगे, इजिकल टू 3। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है, पिच को ज्ञात करना है। तो हमें इसमें किससे इसमें भाग देना पड़ेगा, किससे 3 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो हमारा पिच आएगा। अगर हम इसको यहाँ पर लेके जाएं, पिच को इधर लेके जाएं, तो हमारा 3 स्टार्ट अपॉन में ये 3 इधर आ जाएगा और ये जो पिच है ये उधर चला जाएगा। तो पिच को ज्ञात करने के लिए हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, कितने लीड से भाग देना पड़ेगा, 3 से, 3 लीड से भाग देना पड़ेगा। 3 लीड का मतलब है उसका दोस्तों जो 3 जो एक चक्कर होने पर ही 3 चक्करों की जितना कवर कर ले, एरिया कवर कर ले, तो उसे कहते हैं लीड। मान लीजिए जब हम कोई भी एक जो मान लीजिए ये कोई ये नट बोल्ट मैंने लिया हुआ है तो ये बोल्ट है, अगर हम इसको एक बार घुमाते हैं, इसने थोड़ा सा ये एरिया कवर किया है, तो ये एक बार घुमाने पर थोड़ा सा ये एरिया कवर किया है तो वह सिंगल स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसको एक बार ही घुमाता हूँ और ये पहले से दोगुना एरिया कवर कर ले तो उसे हम डबल स्टार्ट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एक बार ही घुमाता हूँ और वह 3 गुना एरिया, मतलब एक बार घुमाने में ही 3 गुना एरिया कवर कर ले तो वह ट्रिपल स्टार्ट, जो ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड वाला बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है। तो क्या कारण है जिसके कारण रफ और टूटी हुई थ्रेडें बनती हैं, तो थ्रेड का कटिंग टूल ब्लंट होना, बिल्कुल सही बात है। जब थ्रेड का कटिंग टूल ब्लंट हो जाता है तब भी वह रफ और टूटी हुई बन सकती है। होल का साइज या बोल्ट के लिए ब्लैंक का व्यास सही नहीं होना, जब डायामीटर ही सही नहीं होगा तो वह खराब ही बनेगी, ये भी नॉर्मल सी बात है। कटिंग टूल के फ्लूट्स में चिप्स बनना,
तो इसकी ये भी नहीं करना है। तो दोस्तों इनमें से अगर हम कोई भी करते हैं तो हमारा जो कि अ, हमारी जो रफ और टूटी हुई थ्रेड ही बनती है, तो लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो इसमें से सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच के अक्ष के समांतर दूरी क्या कहलाती है? तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जब मान लीजिए कोई स्क्रू थ्रेड है, मान लीजिए ये वाली कोई स्क्रू थ्रेड है, मैं एक बार बना देता हूँ इसी तरीके से, ये आगे कटी है। जब कोई यहाँ से मान लीजिए यहाँ से क्रस्ट से लेके ये वाले क्रस्ट तक, ये जो जो ये फिक्स दूरी है, ये जो समांतर दूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी दोस्तों, इस क्रस्ट से लेके इस वाली नीचे वाली क्रस्ट तक की जो दूरी होती है, यहाँ से हम पिच बोलते हैं, थ्रेड की पिच बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस रूट से लेके इस रूट तक हम अगर जाते हैं, तो इसकी जो दूरी होती है इसे भी हम पिच बोलते हैं, जो एक बार में घुमाने पर भी दूरी कवर कर लेती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, समांतर दूरी जब कोई भी स्क्रू थ्रेड होता है उसकी एक पॉइंट और उसी के अनुरूप, मतलब उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच समांतर दूरी क्या कहलाती है? तो वह पिच कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है? लीड और पिच बराबर होते हैं। मैंने पहले बताया था सिंगल स्टार्ट में लीड और पिच हमेशा बराबर रहेंगे। लीड पिच का दोगुना किस्म होता है जो जो टू स्टार्ट थ्रेड का होता है, जो टू स्टार्ट यानी डबल स्टार्ट भी बोलते हैं, डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच का दोगुना होता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल को कहते हैं। दोस्तों जब थ्रेड जो असेंबली होती है मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल, यहाँ पर वह संपर्क जो यहाँ पर मिलते हैं, मतलब यहाँ पे मिलते हैं, उस जो पॉइंट होता है, जो जगह होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो यही इसमें पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्स होता है। जो थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल को क्या बोलते हैं? फ्लेक्स बोला जाता है। फ्लैंक्स, फ्लैंक्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर नट की डायमेंशन व्यक्त की जाती है? जो नट की डायमेंशन होती है वह किसके लिए व्यक्त की जाती है? तो जो बोल्ट का हेड होता है उसके लिए तो की जाती है नहीं, बोल्ट का नॉमिनेटर डायमीटर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा बोल्ट का नॉमिनक्लेचर होता है, डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है उसी के बेस पर उसका नॉमिनक्लेचर किया जाता है। जो नॉमिनल सॉरी दोस्तों, जो नॉमिनल डायमीटर होता है उसी के बेस पर डायमेंशन व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है? तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिस पर कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, उस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है, तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है? उसी प्रक्रिया का नाम क्या है? उसे हेलिकल, सॉरी हेलिकल ग्रूव काट का। तो जब हम उसका हेलिकल ग्रूव काट दें तो वह उस पर सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाती है। तो सिंपल पूछा गया है, सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड कैसे बनाई जाती है? तो हेलिकल ग्रूव काट कर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण क्या है? परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण क्या होता है? तो परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण वेल्डिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों जो हमारा रिवेट होता है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? क्या उसे हेड के द्वारा दर्शाया जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, टेल के द्वारा भी नहीं, उसे शंक के द्वारा दर्शाया जाता है। जो हमारा रिवेट होते हैं उसे किस चीज़ के व्यास के द्वारा दर्शाया जाता है? तो शंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से BSF स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण कितना होता है? दोस्तों जो BSF हमारे स्क्रू थ्रेड होते हैं उसका कोण बताना है, तो उसका शीर्ष कोण कितना होता है? 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 55 डिग्री रहेगा, या फिर 60 डिग्री रहेगा? तो दोस्तों जो हमारा BSF स्क्रू थ्रेड का जो शीर्ष कोण है मैंने पहले बताया था, तो 55 डिग्री आपका कोण रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BSF स्क्रू थ्रेड, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क टिक कर लीजिए। तो जब कोई भी BSF स्क्रू थ्रेड का कोण पूछता है तो वह 55 डिग्री रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BA स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होती है? जो हमारा BA स्क्रू थ्रेड होता है उसकी गहराई कितनी होती है? तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारा BA स्क्रू थ्रेड होता है उसकी 0.6 पिच
यहाँ पे दोस्तों पिच पी का मतलब पिच है। तो दोस्तों जो पिच का 0.6 गुना हमारी जितनी पिच रहेगी, मान लो हमारी जितनी भी हमारी पिच है उसका 0.6 गुना हमारा बी ए स्क्रू थ्रेड का गहराई रहेगा। गहराई को मैं डी से कर रहा हूँ, डेप्थ। तो उसका गहराई रहेगा, स्क्रू थ्रेड का गहराई रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ए। याद रखना आपको, बी ए स्क्रू थ्रेड का गहराई कितनी होती है, 0.6 पिच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा। तो दोस्तों जो स्क्रू थ्रेड होता है उसका पिच डायमीटर क्या होगा। तो दोस्तों जो थ्रेड के ऊपर मेजर और माइनर डायमीटर के बीच जो काल्पनिक डायमीटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेजर और माइनर के मैं एक बार बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से कटी हुई होती हैं। दोस्तों जो हमारी सबसे ऊपर की इस वाली जो मैक्सिमम जिसे मेजर मैक्सिमम और सबसे नीचे जो रूट से लेकर इस वाले रूट तक जो हमारी डायमीटर होती है इसे हम माइनर डायमीटर, जो इनके बीच में काल्पनिक डायमीटर होता है उसी को हम स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा सेमी परमानेंट फास्टनर को अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सेमी परमानेंट यानी अर्ध परमानेंट फास्टनर, जो बिल्कुल परमानेंट नहीं होते, सेमी परमानेंट होते हैं, फास्टनर होते हैं, उनको अलग किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो उनको हल्का सा गर्म करके अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हल्का सा गर्म करके हम उनको अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कार्य के लिए बीएसएफ थ्रेड का उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों बीएसएफ थ्रेड होते हैं वह कौन से कारणों के, जो कौन सी यूज किए जाते हैं, किस चीज़ के यूज के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये इसमें पूछा गया है। तो हम दोस्तों जो बिजली का काम होता है, बिजली के जो नॉर्मल हमारे कार्य होते हैं वो उसमें बीएसएफ के थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जो बिजली के कार्य होते हैं नॉर्मल, उसमें बीएसएफ जो थ्रेड होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल जैक पर खालिस्तान थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो मैकेनिकल हमारा जैक होता है उस पर कौन से थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो उस पर स्क्वायर जैक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का प्रत्यक्ष क्यों नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों कोई भी जब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का प्रत्यक्ष यानी उसे क्यों नहीं मापा जाता, क्या नहीं मापा जा सकता। प्रत्यक्ष का मतलब क्यों नहीं मापा, सॉरी दोस्तों, क्या नहीं मापा जा सकता, ये इसमें पूछा गया है। जो हमारा प्रिसीजन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का क्या नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों उसके द्वारा हम पिच डायमीटर माप नहीं सकते, पिच डायमीटर का मापन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फास्टनिंग विधि में धातु पिघलाई जाती है। दोस्तों कौन सी फास्टनिंग विधि होती है जिसमें धातु को पिघला दिया जाता है। तो वेल्डिंग में धातु हमेशा पिघलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से नटों के नीचे स्प्रिंग वॉशरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो थोड़ी देर पहले बताया था, स्प्रिंग वॉशरों का प्रयोग किया जाता है जब कोई भी हमारे ऐसी जगह पे नटों का प्रयोग, बोल्टों का प्रयोग हो रहा हो जहाँ पे कंपन के कारण नट ढीला हो सके, तो ढीला होने से बचाने के लिए वहाँ पे स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कोई भी गाड़ी होती है, कोई भी मोटर बाइक होती है, तो वह सड़क पर जाती है तो वह कंपन वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, तो उसके द्वारा काफ़ी अधिक संभावना रहती है तो उसके नट ढीले हो जाएं। तो नटों को ढीला होने से बचाने के लिए स्प्रिंग वॉशरों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से टैब वॉशर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा टैब वॉशर होता है किसका प्रयोग किया जाता है, नटों की लॉकिंग करने के लिए। नटों की लॉकिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टैब वॉशर का। कंपनों को दूर करने के लिए किसका किया जाता है, स्प्रिंग वॉशर का। ये मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया था। ऑप्शन इस जो इस ये क्वेश्चन है इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो टैब वॉशर के लिए नटों को लॉकिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क को क्या कहते हैं।
तो दोस्तों कोई भी जो थ्रेडेड असेंबली में होती है, मेल तथा फीमेल थ्रेड होते हैं, उसके बीच के संपर्क क्या कहलाते हैं, तो उसे प्लैंक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जब हम रिवेटिंग करते हैं तो उसके बाद दो सीटों के बीच में गैप जो दिखाई देता है, तो वह किस चीज़ की कमी की वजह से दिखाई देता है। तो ये इसमें पूछा गया है, क्या वह रिवेट की कम लंबाई की वजह से होता है, या फिर ड्रिल किया हुआ सुराख ओवर साइज होता है, या फिर रिवेट सेट का सही प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर बी और सी दोनों। तो दोस्तों जो हमारे रिवेट के बाद जो गैप दिखाई देता है सीटों के बीच में, या तो वह ड्रिल किया हुआ सुराख ओवर साइज होता है। जब वह ओवर साइज हो जाता है, जो सुराख होता है, जो होल हो रहेगा, अगर वह ओवर साइज रहेगा तो भी तब भी उसमें गैप रहेगा, बीच में गैप ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर रिवेट का सेट का सही प्रयोग नहीं करते हैं, हम रिवेट का जो सेट होता है, रिवेट सेट होता है, उसका प्रयोग सही नहीं करते, सही से नहीं करते हैं, तब भी उसमें गैप दिखाई दे सकता है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट जॉइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार क्या होता है। प्लेटों की मोटाई अधिक होना, प्लेटों की मोटाई कम होना, रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना, रिवेटों का व्यास बहुत कम होना। तो दोस्तों जो हमारे रिवेट में जॉइंट होते हैं, जो रिवेट जॉइंट में जो धातु होती है उसकी क्रशिंग हो जाती है, तो वह क्रश हो जाते हैं, वो किस वजह से हो जाते हैं ये इसमें बताना है। तो जब रिवेट का व्यास बहुत अधिक हो जाए, तो दोस्तों जब रिवेट होती है, हमारी रिवेट का व्यास यानी डायमीटर बहुत अधिक हो जाए, तब उस वह क्रशिंग के लिए जिम्मेदार रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट जॉइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है। दोस्तों जो रिवेट जॉइंट होते हैं उसमें धातु की स्प्लिटिंग होती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। तो क्या रिवेटों की पिच बहुत अधिक होना, यह जिम्मेदार इसकी वजह से होता है, या फिर रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना, या फिर ये कारण हो सकता है। रिवेटों की पिच बहुत कम होना, या फिर रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत दूर ड्रिल करना। तो इनमें से क्या हो सकता है, कोई भी कारण बताना है। तो दोस्तों जब हमारा जो जो स्प्लिटिंग होती है वह किस वजह से होती है, जब रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज के बहुत नज़दीक रखना, जब बहुत ही अधिक नज़दीक रखा जाता है, तब वह स्प्लिटिंग का कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बेड रेस्ट थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो बेड रेस्ट थ्रेड होता है वह किस कार्य के लिए किया जाता है। मोशन के ट्रांसमिशन के लिए, केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टेंस लोड के लिए, या फिर मैकेनिकल पार्ट्स की पोजीशंस के लिए, या फिर स्ट्रक्चर कार्य में स्पेशल बोल्टों और यूनिटों के लिए। तो इसमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों जब कोई भी एक ही दिशा में रेजिस्टिंग फोर्स लगाना हो, तो उसमें बेटर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए उच्च तापक्रम क्या होता है। दोस्तों जो हमारी सोल्डरिंग होती है, मतलब उसके लिए तापमान बताना है, टेम्परेचर। जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए हमें, तो 450 डिग्री से कम चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस से कम कम तापमान उसके लिए चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ब्रेंजिंग की जाती है। तो दोस्तों ब्रेंजिंग के लिए हमें कम से कम कितना तापमान चाहिए, जिसके लिए हम ब्रेंजिंग कर सकें, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और अभी मैंने बताया था, जो 450 डिग्री से कम के लिए किया जा जो 450 डिग्री सेल्सियस से कम किस में लिया जाता है, तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में लिया जाता है। टेम्परेचर हमेशा कम लिया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से। अगर 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहेगा तो वह किस में लिया जाएगा, ब्रीजिंग में लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोल्डरिंग पॉइंट की विशेषता क्या होती है। जो हमारे सोल्डर के द्वारा पॉइंट लगाते हैं उसकी विशेषता क्या रहती है। ब्रेजिंग की अपेक्षा कमजोर होते हैं, ब्रेजिंग की अपेक्षा स्ट्रांग होते हैं, सिल्वर स्ट्रो जो सोल्डरिंग होती है उसकी अपेक्षा स्ट्रांग होते हैं, या फिर वेल्डिंग की अपेक्षा स्ट्रांग होते हैं। तो इनमें से जो सोल्डरिंग पॉइंट होते हैं हमारे क्या होते हैं, तो हमारे जो सोल्डरिंग पॉइंट रहेगा वह हमेशा ब्रेजिंग की अपेक्षा कमजोर रहेगा, क्योंकि ब्रेजिंग को 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर ब्रेजिंग की जाती है, लेकिन जो हमारी सोल्डरिंग की जाती है, सॉफ्ट सोल्डरिंग, वह 450 डिग्री से कम पर की जाती है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और इस क्वेश्चन के हिसाब से सोल्डरिंग पॉइंट की जो विशेषता है वह क्या है, ब्रेजिंग की अपेक्षा से कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वॉइस में प्रयोग लाने वाला नट कौन सा होता है। दोस्तों जो हमारे हैंड वॉइस होते हैं, इसमें कौन सा नट प्रयोग में लिया जाता है, तो हमारा विंग नट इसमें प्रयोग में लिया जाता है। विंग नट कैसा दिखाई देता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नट है, इस तरीके से रिंग बने होते हैं, तो ये इस तरीके से जो नट होता है तो उसमें प्रयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से BIS थ्रेड की गहराई कितनी है? दोस्तों BIS थ्रेड होता है, उसकी गहराई कितनी है? तो मैंने पहले बताया था जो हमारा BSF थ्रेड की गहराई कितनी बताई थी, 0.6 पी। तो ये मैंने BSF गहरा थ्रेड की जो गहराई बताई थी, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, BIS थ्रेड की गहराई। तो दोस्तों जो हमारी 0.6134 पी, ये हमारी BIS थ्रेड की गहराई हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारी पिच होती है, पिच का 0.6134 इतना BIS थ्रेड की गहराई हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये फिक्स पॉइंट है, आपको फिक्स जो वैल्यू है ये याद रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू में चेंज हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो ये जो गुणांक होता है, जैसे हम गुणा करते हैं, पिच हमारा चेंज हो सकता है, पिच को हम कितना भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो गुणांक रहेगा वह फिक्स रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम रट लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्टिंग तथा साज सामान की थ्रेडिंग सॉफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो लिफ्टिंग होती है और साज सामान की थ्रेडिंग होती है, जो शाफ्ट होती है, जो लिफ्टिंग की थ्रेडिंग शाफ्ट होती है, उस पर कौन सी थ्रेड का प्रयोग में लिया जाता है? तो उसमें कौन सी थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड। तो जो हमारा लिफ्टिंग और साज सामान, इसके लिए कौन सी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर थ्रेड का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग लाने वाला अस्थायी बंधक। तो दोस्तों जो अस्थायी बंधक, जो टेम्परली, जिसे हम टेम्परली बंधक बोलते हैं, वह कौन सा होता है? तो दोस्तों जो इंजीनियर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं वह कौन सा होता है? तो दोस्तों जो बोल्ट होता है, हमारे टेम्परली बंधक होते हैं, क्योंकि इसको कभी भी खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कभी भी खोल सकते हैं और कस सकते हैं, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है। दोस्तों जो हमारी मीट्रिक होता है, थ्रेड में पिच को कैसे दर्शाया जाता है? तो हमारा मीट्रिक में mm के द्वारा पिच को दर्शाया जाता है। हमेशा जहाँ पर पिच की बात रहेगी वह में ही रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थ्रेड के किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग या फिर बाइक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, उसमें किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग सबसे अधिक होता है? मतलब थ्रेड का प्रयोग तो सभी का करते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक थ्रेड कौन से उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारे नकल थ्रेड होते हैं, तो नकल थ्रेड को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो नकल थ्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नट द्वारा हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कसा जाता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, हेक्सा में कौन सा जो नट है प्रयोग में लिया जाता है? विंग नट को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फ्रेम ब्लेड होता है उसका कौन से नट से कसा जाता है? विंग नट से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साधारण प्रयोग में लाया जाने वाला नट कौन सा है? तो दोस्तों जो साधारण हम नॉर्मल जो नट में जो उपयोग करते हैं, वह कौन सा नट होता है? वह हेक्सागोनल नट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको अगर आपको पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, लगभग 10 से 12 दिन है। 10 से 12 दिन है, उसके बाद हमारे टायर 2 का जो जो थ्योरी क्लास है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थ्योरी क्लास अगर आपको आपको लेनी है, या फिर आपको थ्योरी नहीं पड़ी है अब तक, आपको थ्योरी की तैयारी करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिंपल रिवीजन करना है तो आपको मेरी यही वाली क्लास जो अभी चल रही है, इसी को रेगुलर देखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे सब में शेयर कर दीजिए।